चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। एसबीआईएल के अंदर अब एक चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका क्या नाम है, आइडेंटिफाइंग लॉज एप्लीकेबल टू वेरियस इंडस्ट्रीज एंड देयर इनिशियल कंप्लायंसेस। एक बार चैप्टर का नाम लीजिए। क्या एबीसीडी पढ़ रहे हो? पूरा चैप्टर का नाम बोलो। एक बार और, 3 बार नहीं बोलते हैं। चैप्टर का नाम पढ़ते पढ़ते लग रहा है चैप्टर खत्म हो गया। आप समझो, पहले चैप्टर के नाम से उसका ऑब्जेक्टिव समझ में आता है। इधर देखिए, इधर देखिए, हमें क्या करना है, लॉस आइडेंटिफाई करना है। कब? जब हम इंडस्ट्रीज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इंडस्ट्रीज लगाएंगे। और एक चीज और चेक करना है, इनिशियल कंप्लायंसेस, मतलब जब कोई इंडस्ट्री लगेगा तो शुरुआती कंप्लायंसेस क्या क्या होंगे, ये ना। चलो जैसे मैंने किया ऐसे करो। चार 4:30 बजते तुम लोगों को दिखाई भी कम देता है, देखा है मैंने। कोई बच्चा ऐसे देख रहा है। एक ही कलर है ना। पहला बॉक्स कौन है? आइडेंटिफाइंग लॉस। दूसरा कौन है? वेरियस इंडस्ट्रीज। तीसरा कौन है? इनिशियल कंप्लायंसेस। ठीक है, कर लिया। आ जाओ इधर देखो। चलो भाई, सबसे पहले देखिए तो विजन कौन सा है? निकल गया, विजन बदला ही नहीं अभी तक। ठीक है, इंडिया क्या अपने आप को अब बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी समझ रहा है? यस, और ये बात सही भी है। हमारी इकोनॉमी काफ़ी ग्रो कर रही है, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं। कल के न्यूज़ में भी मैं देख रहा था कि जो तुम्हारा चाइना है उसका ग्रोथ रेट कम हो गया है और इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा हो गया है ना। इसी ढंग से हम खूब मेहनत करें, बार बार फेल करके एक्सेलेंस को अचीव करें। फेल करके कि पास करके? हाँ, और अपने नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करें तो हमारा देश और आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन कहानी है, हम ग्रोइंग फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसका मतलब हर दिन डेली बेसिस पर यहाँ नई नई इंडस्ट्रीज लग रही हैं, नए नए कॉरपोरेट्स आ रहे हैं। तो अब चक्कर ये है कि ज़्यादा लोग पहुँच जाएं और अनएथिकल रहें तो भी मामला ख़राब होता है, जैसे चाइना में आजकल हो रहा है ना। तो इंडिया चाहता है कि नहीं भाई, हमारे यहाँ जो भी इंडस्ट्रीज लगें, जो भी कंपनीज हों, सब लॉ कंप्लाइंट हो, है ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि भारत के अंदर बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं जिसको उन्हें क्या करना पड़ेगा, अबाइड करना पड़ेगा। अबाइड का मतलब मानना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो भारत में क्या लगाना चाहते हैं, एंटरप्राइज लगाना चाहते हैं, वो भी और हम भी। मतलब भारत में अगर आप कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं या आप कोई कंपनी बनाना चाहते हैं तो देयर आर वेरियस लॉज यू हैव टू कंप्लाई। तो अब बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से लॉ इंडस्ट्रीज के ऊपर लगते हैं। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं, बिजनेस लगाते वक्त परमिशन लेना पड़ता है। परमिशन को क्या बोलते हैं? लाइसेंस। बताओ तो कौन कौन से लॉ में आपको लाइसेंस लेना पड़ सकता है? आइए सबसे पहले शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के बारे में कुछ देर में बताऊंगा। जैसे अपना इंस्टीट्यूट जो है वो शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्टर्ड है। आप कभी हेड ऑफिस में जाइएगा, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, देखिएगा। दूसरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उसका तो इतिहास ही है पूरा मेरा, तो जीएसटी का भी रजिस्ट्रेशन है। अगर आप देखेंगे तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है मेरा, GSTIN है। आप कभी भी इंस्टीट्यूट के अंदर घुसेंगे ना तो राइट साइड में वहाँ सरकारी प्रमाण पत्र लग के बोर्ड लगा हुआ है, कभी देखा ही नहीं होगा, मुझे मालूम है। अगला, प्रोफेशनल टैक्स हर जगह जरूरी है या कुछ स्टेट्स में? कुछ स्टेट्स में आपका क्या है, प्रोफेशनल टैक्स की भी जरूरत है। तुम लोग को बताया था जब हम लोग अजाइल प्रो पर रहे थे, तो याद है, कर्नाटक था, महाराष्ट्र था, और भी कोई था क्या? वेस्ट बंगाल में एक प्रोफेशनल टैक्स था, 3 था, 3। शुरू में 2 लिखवाया हुआ था, बाद में 1 जुड़वाया था, शायद ऐसे कुछ था। चलिए, मॉड्यूल से लिया था ना, चलो खैर। और अगर आप खाना पीना से जुड़ा हुआ बिजनेस करोगे तो FSSAI, नाम सुना है FSSAI? उसके बाद आपको क्या लेना पड़ेगा, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, आज सुबह में पढ़ाया था तुम लोग को। उसके बाद एक एक्ट है, एक्ट का नाम बोलो, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट
बहुत बार आपको क्या लेना पड़ता है, हेल्थ ट्रेड लाइसेंस। ऐसे बहुत सारे लाइसेंस हैं अलग अलग सेक्टर्स के लिए, है ना। अब जैसे आप खोलोगे दवाई का दुकान तो ड्रग लाइसेंस लेना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लाइसेंस लेना आपको पड़ सकता है। तो कंपनी सेक्रेटरीज को उन सारे लाइसेंस के बारे में पता होना चाहिए, सो दैट कि वो अपने क्लाइंट को एडवाइस कर सके। आइए, क्या भारत में ये भी बहुत जरूरी है लेबर लॉस का कंप्लाइंस बढ़िया ढंग से हो, और लेबर लॉस को तो काफ़ी इज्जत आईसीएसआई दे रहा है। 40 मार्क्स का तुम्हारा लेबर लॉ एसबीआईएल में है कि नहीं। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ लॉस का नाम मैं आपको बोल रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 में से देखो तो तुम्हारे कोर्स में कितना है, कौन कौन तुम्हारे कोर्स में नहीं है। थर्ड और फिफ्थ नहीं है, बाकी सारा है। सेकंड नहीं है, ट्रेड यूनियन एक्ट नहीं है, पता नहीं इस बार का तो मुझे नहीं पता। चलो खैर, तो ये लेबर लॉस तो आप पढ़ते ही हैं, है ना। अब आइए हेडिंग बोलो, इन स्पेसिफिक को पकड़ो। अच्छा, इन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, मतलब जनरल या इंडस्ट्री वाइज। लिखो इंडस्ट्री वाइज लिखो। अरे इंडस्ट्री इन स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया, इंडस्ट्री वाइज हो गया ना। ये समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं, तो क्या हो गया, इंडस्ट्री वाइज। अब आइए, भारत में बहुत सारे एक्ट हैं, बहुत सारे लेजिस्लेशन है इंडस्ट्री वाइज, अलग अलग इंडस्ट्री पे अलग अलग लॉ लगता है। लॉ बनाया भी गया है और लॉ को अमेंड भी किया जाता रहता है ना। चलिए जैसे अब देखते हैं, जैसे सबसे पॉपुलर लॉ कौन है, और कौन है, और कौन है, और कौन है, आईपीएल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस। ये सब तो आपके कोर्स में, आईपीएल तुम्हारा मॉड्यूल सेकंड में है ना। बाकी तुम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तुम्हारे जेआईजीएल में है, आईडीआर आज सुबह ही पढ़ा है, और कंपनीज एक्ट जो है वो तो तुम्हारी जिंदगी ही है ना। तो ये सब आप जानते ही हैं। आइए, कुछ लॉज ऐसे हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है, बाकी इस पर चैप्टर्स नहीं है। जैसे द प्लांटेशन लेबर एक्ट, कौन सा है ये, द प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951। ये बताइए कैसे लेबर के लिए है ये, प्लांटेशन लेबर। प्लांटेशन लेबर क्या होता है, सो देखो प्लांटेशन का मतलब क्या होता है। प्लांटेशन का मतलब वो है जैसे ऑफिसेस हैं, हॉस्पिटल है, स्कूल्स हैं, और एनी अदर प्रीमाइसेस हैं जहाँ पे प्लांटेशन, प्लांटेशन का मतलब, बहुत लोगों को प्लांटेशन का मतलब लगता है जैसे कि खेती बाड़ी का हो, तो खेती बाड़ी नहीं, आप जैसे इस्टेब्लिश करते हैं ना चीज़ों को, वो भी प्लांटेशन में ही आता है। आप देखो जैसे कैसे ऑफिसेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, तो वहाँ पर जो भी लोग काम वाम करते हैं, है ना, उनके लिए। बाकी याद रखना, अगर वो फैक्ट्रीज एक्ट में आ गए तो दोनों एक साथ थोड़ी लगा दोगे, मतलब फैक्ट्रीज एक्ट भी लगा दोगे, प्लांटेशन भी लगा दोगे। फैक्ट्रीज एक्ट का भी वही पर्पस है लगभग, काम करने वाले लोगों के लिए, और इनका भी यही काम है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा उन पे। अच्छा, ये कौन सा मंत्रालय चलाता है, अपने कौन से डिपार्टमेंट के थ्रू। दूसरा कौन सा एक्ट है, माइंस एक्ट में बताइए कैसे कैसे वर्कर्स के लिए है, जो कहाँ काम करते हैं। और ये जो माइंस वाले लोग होते हैं, इनका सबसे जरूरी है हेल्थ एंड सेफ्टी, है ना। माइंस के अंदर जानते हैं ना, बहुत बार बहुत कुछ हो जाता है, और वहाँ के वर्किंग कंडीशंस बहुत ख़राब होते हैं, ज़मीन के नीचे होता है ना। चलिए, माइंस का मतलब क्या होता है पहले बताइए। एक्सकेवेशन का मतलब क्या होता है, निकालना, ज़मीन के अंदर से निकालना, है ना। चाहे आप मिनरल निकाल रहे हो, चाहे बोरिंग्स कर रहे हो, ऑयल वेल्स, ऑयल वेल्स मतलब तेल का कुआं बताया था ना, और जो क्रूड निकाल रहे हो, जो भी है इसके अंदर जितने भी काम्स होते हैं माइनिंग एरिया में, माइनिंग एरिया में मान लो अंदर ट्रेन्स भी चलती हैं, छोटे 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 छोटे, जाता है लाता है, लेता है लाता है ना। वो सब बहुत बहुत ख़राब होता है, इन्वायरमेंट बहुत ख़राब होता है। तो ये भी लॉ है। ये लॉ किसके थ्रू चलता है इंडिया में, कौन से डिवीजन के थ्रू। चलो अगला एक्ट का नाम बोलो, मोटर्स ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट। ये किससे जुड़े हुए वर्कर हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, जितने भी मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है, अगर उनके यहाँ कितने लेबर हैं, 5 या 5 से ज़्यादा, तो उनको इस एक्ट में अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा।
बाकी मैंने बोल ही दिया, अगर लेस देन 5 है उसके ऊपर भी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इस एक्ट को लगा सकता है। बाकी लिखा हुआ है 5 या 5 से ऊपर, लेकिन अगर सरकार चाहे तो ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन करके 5 से कम वाले के ऊपर भी ये एक्ट लगा सकता है। अच्छा, मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग का मतलब क्या हो गया? मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग का मतलब कोई भी ऐसा अंडरटेकिंग जो कौन सा बिजनेस कर रहा है, पैसेंजर को, गुड्स को, चाहे रोड के थ्रू हो चाहे वो प्राइवेट कैरियर। प्राइवेट कैरियर का मतलब जैसे ये तुम्हारा वो सब चलता है ना, कैब वैब, वो भी आ जाएगा, ये सब मोटर ट्रांसपोर्ट में आएगा। सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करना है इस एक्ट के अंदर। उसके बाद आपके यहाँ जो भी काम कर रहा होगा उसमें अगर वो एडल्ट है तो आप एक दिन में 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराएंगे, और पूरे एक वीक में 48 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कराएंगे उससे। आप एक दिन में कितना घंटा? 8, और पूरे पूरे वीक में कितना? 48। तो 8 × 6 कितना हुआ? ये हुआ ना? तो इसका मतलब एक दिन का छुट्टी होगा ना। चलिए, अच्छा अगर एडोल्सिन है तो कोमल, एडोल्सिन है तो आप एडोल्सिन समझते हैं? कौन होता है एडोल्सिन? 14 से 18, 14 तक से तो काम करवा ही नहीं सकते ना। आप पढ़े होगे, है ना, मना है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ही मना है ना। ठीक है, अच्छा याद रखना, जो एडोल्सिन है इसको लगातार भी 6 घंटे काम नहीं करा सकते आप, उसको आपको बीच में एक आधे घंटे का क्या देना पड़ेगा? ब्रेक। और उसको रात 10 बजे के बाद सुबह 6 बजे से पहले नहीं बुला सकते, मतलब वो नाइट शिफ्ट नहीं करेगा। एडोल्सिन को पढ़ना भी तो होता है ना, स्कूल भी तो जाता है। चलिए अगला, ये तो तुम्हारे कोर्स में है कि नहीं? पहले बताओ, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट है ना, पक्का लेबर कॉन्ट्रैक्टर वाला है ये। चलो अगला बोलो, ये इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन है ना। इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है? अलग अलग राज्य से जो लोग दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाते हैं उनकी सेफ्टी रहे, उनकी क्या रहे? सेफ्टी रहे, उसके लिए है ये। फिर वही बात, उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर ये लॉ लगेगा जो कितने इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन को रखे हुआ है? 5 या 5 से ज़्यादा, है ना। बाकी याद रखिएगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एस्टैब्लिशमेंट है तो चीफ लेबर कमिश्नर ही इस एक्ट को चलाएगा, और अगर स्टेट का है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट उसको चलाएगा। कौन चलाएगा इस एक्ट को? स्टेट गवर्नमेंट चलाएगा। अगला, ये बहुत सारे लेबर वेलफेयर क्या बनाए गए हैं? फंड्स बनाए गए हैं जिससे कि लेबर को फायदा दिया जाए। बताओ किस किस एक्ट में फंड बनाया गया? सारे एक्ट का नाम बोलो। इन सारे फंड में पैसा जमा होता है और उस पैसे से किसका विकास होता है? लेबर का। पढ़ लिया? चलो उसके बाद एक और एक्ट है, द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो ये साफ साफ लिखा हुआ है कि कितने लोग काम कर रहे हैं वहां? 10 या 10 से ज़्यादा। और जो प्रोजेक्ट है, कौन प्रोजेक्ट कितने का है? 10 लाख से ज़्यादा का है, तो उसको इस एक्ट में क्या कराना पड़ेगा? रजिस्टर कराना पड़ेगा। कितने एक्ट हैं भाई, अभी तो मज़ा आएगा, अभी 1-2 पेज आगे बढ़ो तब देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। अगला, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़। अब ये तो जानते हो कैसे एम्प्लॉयज़ के लिए है? जो सेल्स वाले, उनकी ज़िंदगी बहुत ख़राब है, अगर आपको मालूम हो तो। उन लोगों के साथ बहुत बुरा होता है सेल्स वालों के साथ। वो क्या देते हैं उन लोग को कि इतना बेचना है, टारगेट, और टारगेट तो टारगेट नहीं हो पाता है। और अगर आपका कोई दोस्त ऐसे बिजनेस में चला गया ना टारगेट वाले में, तो तुम ही को बार बार आएगा बोलने। मेरा तो कितना दोस्त मेरा इंश्योरेंस कर दिया ज़बरदस्ती। क्यों कर दिया? क्योंकि उसका टारगेट अचीव नहीं हो रहा था, तो मेरा ही बार बार इंश्योरेंस करता रहता है। अगला, द शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। जल्दी बताइए कौन से सेक्टर के लिए है? अनऑर्गेनाइज्ड। जैसे मैं प्रोप्राइटर हूं तो मैं कोई खास ऑर्गेनाइज थोड़ी हूं एज कंपेयर टू कंपनीज। कंपनी जो कंपनीज एक्ट में बनी है वो थोड़ी अपने आप को शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में लाएगी। शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में कौन आता है? जो अनऑर्गेनाइज्ड, जो दुकान उकान सब होता है, छोटे छोटे दुकान सब, छोटे छोटे ऑफिस सब, वो सब आते हैं इसमें। ये कैसा लॉ है? स्टेट लेजिस्लेशन है। और जिस दिन आप शॉप या कोई भी स्टैब्लिशमेंट लगाओगे तो आपको कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर बताना पड़ेगा, और बंद किए तो 15 दिन के अंदर बताना पड़ेगा। और इस एक्ट में मैं रजिस्टर्ड हूँ।
आइए अगला, फैक्ट्रीज एक्ट आप जानते ही हैं। फैक्ट्रीज तो खूब लंबा पढ़ा होगा तुम लोगों ने लेबर लॉ में, हैं? कुछ ज़्यादा ही है वो तो। मुझे लगता है अब नया लेबर लॉ तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन उसमें भी मैं पुराना लेबर लॉ जब पढ़ाता था तो उसमें भी बहुत ज़्यादा, सबसे बड़ा चैप्टर लेबर यही होता है, फैक्ट्रीज एक्ट ही होता है। आइए अब मेरी बात को ध्यान से सुनो कि अब क्या होने वाला है, ठीक है? नहीं नहीं, छुट्टी नहीं। अब मैं तुम लोगों को क्या बताने जा रहा हूं, सेक्टर वाइज, क्या बताने जा रहा हूं, सेक्टर वाइज लॉस बताने जा रहा हूं, ठीक है? पहले सेक्टर का नाम लिखा हुआ है, फिर लॉस का नाम लिखा हुआ है। तो सेक्टर वाइज लॉ आप याद रखिएगा, एक सेक्शन है सेक्शन 205 कंपनीज एक्ट का। बताओ तो क्या है सेक्शन 205? फंक्शन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। और कंपनी सेक्रेटरी का फंक्शन सिर्फ कंपनी लॉ का कंप्लाइंस करना है या सारे लॉ का कंप्लाइंस करना है जो उस कंपनी पर लग रहा है? तो क्या सारा लॉ कंपनी सेक्रेटरी को आता है? तो इसलिए आईसीएसआई ने भी पूरा लॉ नहीं, फिर लॉ का नाम लिख के छोड़ दिया कि देखिए ये बहुत जरूरी। फिर आईसीएसआई ने फिर भी बहुत अच्छा काम किया है, मैं बताता हूँ कैसे। इसलिए कहते हैं जिस बुक से आप पढ़ते हैं ना, सीएस बनने के बाद भी बच्चा इस बुक को अपने पास रखता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट उसका यहीं से बनता है। अब मैं आपको बताता हूँ, आप मान लो किसी जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बताओ तो फार्मास्यूटिकल किसी का, सिप्ला। मान लो तुम सिप्ला में ट्रेनिंग करने के लिए गए, तो सिप्ला फार्मा कंपनी है, तो सिप्ला पे सारे फार्मा लॉ लगते होंगे। आईसीएसआई ने देखो कितना अच्छा काम किया, सारे फार्मा लॉ को एक जगह लिख दिया है। तुम बीइंग कंपनी सेक्रेटरी को क्या करना चाहिए, जहां तुम सिप्ला में कंपनी सेक्रेटरी बने, तुमको ये सारे लॉ डाउनलोड कर लेना चाहिए गूगल से और सबको पढ़ लेना चाहिए। अरे सारा लॉ थोड़ी पढ़ा देगा वो आपको, तो पढ़ना, लॉ पढ़ना तो सीखना पड़ेगा। इसलिए तो तुम लोग को बेरक भी पढ़ाता हूं कभी कभी, जैसे लॉ पढ़ना तुम सीखो, समझ रहे हो? तो लेकिन कम से कम ये लिस्ट दे दिया, यही बहुत बड़ी बात है। हमें कैसे पता चलता बताओ? जैसे मैं लिखूं गूगल पे भी लिखूं लॉस एप्लीकेबल टू फार्मा, खैर अब तो आने लगा हो, आईसीएसआई का ही पेज उठ के आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर मान लो ऐसा कुछ ना हो तो कितना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भगवान थोड़ी जो जान जाएंगे कि फार्मा पे कौन कौन सा लॉ लगता है। तो ये लिस्ट बड़ा शानदार लिस्ट है, मेरा तो मानना है ये आप आपको याद कर पाओ तो याद कर पाओ, नहीं भी याद कर पाओगे तो भी सीएस बनने के बाद काम आएगा। ये 2 पेज जो है तुम्हारा, 2 पेज है 3 पेज है, 3 पेज है। अब इसमें होगा क्या सो सुनो आप, इसमें होगा क्या सो सुनो आप। इसमें मैं एक एक बच्चे को खड़ा करूंगा और उसको मैं एक इंडस्ट्री दूंगा और उस इंडस्ट्री का पूरा लॉ पूरे जोश के साथ चिल्ला चिल्ला के पढ़ेगा। और सबसे अच्छी बात है कि जो खूब अच्छे से पढ़ के सबको सुनाएगा उसका मैं भी वीडियो बनवाऊंगा और ये वीडियो यूट्यूब पे डलेगा। समझ में आ गया? कहा रुकिए सर फैन लगाने दीजिए पहले, क्योंकि यूट्यूब पे हम आने वाले हैं, है ना? तो पहले बताओ वीडियो कौन अच्छा बनाता है? यहाँ पे नहीं बनाना आता किसी को वीडियो? छोड़ दो, मैं ही बना लेता हूं, ठीक है? आज बकरा अच्छे से बनाइएगा, देखो खुलेआम, है ना? चलिए सबसे पहला है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अब मैं देखता हूं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे कौन बच्चा बोलने वाला है। अभी मैं उसको माइक भी दूंगा, आवाज में दम होना चाहिए। मैं वीडियो बनाऊंगा। क्या हो गया तुम लोग का हालत क्यों खराब हो गया यार? ऐसे यूट्यूब पे डांस वांस करते रहो तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं करते डांस तुम लोग? पक्का? आवाज में लेकिन दम होना चाहिए। और इसको ऐसे लगाओगे जैसे मैं लगाता हूं, लगा पाओगे? तब तो अच्छा रहेगा ना। और जोर जोर से बोलना कि यूट्यूब में भी आवाज जाए कि तुम क्या पढ़ रहे हो। पहले अपना नाम बोलना, पहले अपना नाम बोलोगे और उसके बाद बोलोगे कि मैं आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अप्लीकेबल लॉस के बारे में बताने जा रहा हूं या बताने जा रही हूं। उसके बाद सारे लॉ का नाम बोलना शुरू कर दोगे, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, जैसे आई एम मोनू एंड नाउ आई एम ब्रीफिंग यू द अप्लीकेबल लॉज ऑन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलोगे। ठीक है जी? सब है तैयार? ठीक है, अब मैं वीडियो बनाऊंगा सबका, ठीक है ना? चलो भाई, सबसे पहले यहां से शुरू हो रहा है। क्या नाम है आपका? काजल। काजल पहले माइक लगा लो, देख के बोलना। नहीं देख के बोलना, क्या दिक्कत है? ऐसे वहां से देख के बोलो तो ज्यादा अच्छा, मेरी यूट्यूब पर अच्छा आएगा नहीं। ऐसे बोल दोगे, इसको वहीं से देख के बोलोगे, वहां से देख के बोलो। एक है ना शर्माते, जैसा टीचर ऐसे ही तुम लोगों, एक मैं ऐसे ही यूट्यूब पे ऐसे ही शायद रहता हूँ। तुम लोग तो अच्छे से रहो यार, तुम लोग के थ्रू छा जाओ कम से कम। मेरा नाम काजल है। मैं आपको
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में, एप्लीकेबल लॉ के बारे में बताने जा रही हूँ। फार्मेसी फार्मेसी एक्ट 1948, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड होमोपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973 एंड ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954 and narcotic drugs and physiotropic substances act 1985 and conservation of foreign exchange and prevention of smuggling activities act 1974 and the medicinal and toilet preparation exercise duty act 1955 and petroleum act 1934 and poisoning act 1919 and food safety and standard act 2006 in statutes act 1968, Biological Diversity Act 2002 and the Indian Copyright Act 1957, the Patent Act 1917 and the Trademark Act 1999. देखो ये सारा वीडियो मैं अपने स्टाफ को दे दूंगा। अब कौन कौन वीडियो कैसे कैसे डलेगा, इसमें ना एक साइकोट्रॉफिक है तो उसको पसाई ट्रॉफिक पढ़ दिए। तुम लोग थोड़ा हिसाब से पढ़ो भाई। है? अच्छा पहले पढ़ने दूं, उसके बाद ये कोई बात हुआ? देख देख के बोलो जोर जोर से। अरे ये सेकंड वाले का तो मजा आ जाएगा। सेकंड और थर्ड एक बार बोलेगा वो, है ना? चलिए अब आप बताओ क्या नाम है आपका? निकिता। माय नेम इज़ निकिता। मैं आप लोगों को कंप्यूटर प्रोग्राम्स कंसल्टेंसी एंड रिलेटेड सर्विस के अंदर जो एक्ट एप्लीकेबल होते हैं उनके नाम बताऊंगी। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, द स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005, पॉलिसी रिलेटिंग टू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया एंड इट्स रेगुलेशन, द इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957, द पेटेंट एक्ट 1970, द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 एंड अब गैस इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से एक्ट एप्लीकेबल होते हैं उनके नेम बताऊंगी। फर्स्ट है द पेट्रोलियम एक्ट 1934, सेकंड है पेट्रोलियम एंड मिनरल्स पाइपलाइन एक्ट 1962, थर्ड है एक्सप्लोसिव एक्ट 1884, फोर्थ है द ऑयल फील्ड एक्ट 1948, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट 2006, फिफ्थ है द ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट एक्ट 1974 एंड सिक्स्थ है द माइंस एक्ट 1952। थैंक यू। चलो इसका भी हो गया। अब कौन सा? अब कौन सा इंडस्ट्री बच गया? ऑयल एंड पेट्रोलियम, है ना? उसमें 11 है ना सब मिला के, और एक है पावर। तो ऑयल एंड पावर क्या दिखाई नहीं देगा? क्या बात कर रहे हो यार, दिख रहा है पूरा क्लियर। बुक से पढ़ोगे तो अच्छा वीडियो नहीं आएगा यार। या आ जाएगा? हैं? नहीं आएगा? मुझे बार बार चढ़ना पड़ रहा है इसमें। हाँ किसी और को खड़ा करता है, वो खराब ही कर देगा मुझे मालूम है। ऑयल एंड पेट्रोलियम सेक्टर और पावर ना। चलो अभी ये बोलेगा, क्या नाम है? हाँ आकाश वर्मा। ये बोलेगा किसके बारे में? पेट्रोलियम और पावर। वहां देखना बराबर है। देख पाओगे ना? नहीं। मेरा नाम आकाश वर्मा है।
मैं ऑयल पेट्रोलियम सेक्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ. द पेट्रोलियम एक्ट 1934, सेकेंड द पेट्रोलियम एंड मिनरल्स पाइपलाइन एक्विजिशन ऑफ राइट ऑफ यूजर इनलैंड एक्ट 1962, थर्ड वन एक्सक्लूसिव एक्ट 1884, फोर्थ वन द ऑयल फील्ड रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट 1948, फिफ्थ वन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट 2006, sixth one the oil industry development act 1974, seventh one is the mines act 1952, eighth one is mines and minerals regulation and development act 1957, ninth the territorial water continental self exclusive economics, tenth zone and other maritime zones act 1976, 11th is offshore area mineral development and regulation act 2002. And fifth one is power, the electricity act 2003, second the national tariff policy, third essential commodities act 1955, fourth one exclusive act 1884, fifth one is mines act 1952, sixth one is mines and minerals regulation and development act 1957 whenever applicable. चलिए इसके बाद कौन सा है भाई? शुगर इंडस्ट्री और टोबैको. टोबैको जिसको पसंद होगा उसी को दूंगा. हैं? क्यों आजकल लड़की कम है क्या? हैं? छोरियां छोरों से कम है के? हैं? ये कह रही है कि सर टोबैको की बात है तो सिर्फ लड़के ही होंगे ना? हैं? ऐसा है? चलो अब ये बोलेगा. चलो अब लड़का कहिए तो चलो. Myself Himanshu Ahuja. Now I am telling you about the laws applicable on sugar industry. First one, Sugar Cease Act 1982. Second one is Levy Sugar Price Equalization Fund Act 1976. Third one is Food Safety and Standards Act 2006. Essential Commodities Act 1955. Sugar Development Fund Act 1982. Export Quality Control and Inspection Act 1963, Agriculture and Processed Food Products Export Act 1986. Now I will be telling you about the laws applicable on tobacco industry. First one is Tobacco Board Act 1975. Second one is Tobacco Cease Act 1975. Third one is BD Cigar Workers Condition of Employment Act 1966 as amended in 1993. Fourth one is BD Workers Welfare Cease Act 1976. Fifth one is BD Workers Welfare Fund Act 1976. Sixth one is Cigarettes and Other Tobacco Products Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce Production, Supply and Distribution Act 2003. Eighth one is the Cable Television Network Regulation Act 1955. Thank you. लगने लगेगा ये कम एक मतलब एक कहते हैं इंक्लूसिव लिस्ट है. ये कौन सा लिस्ट है? इंक्लूसिव है. चलिए अब कौन सा है भाई? इंश्योरेंस और कॉमर्शियल बैंक है ना. चलो तुम बता. Hello, I am Abdi Jain. I am going to tell you about laws relating to insurance. Insurance Act 1938, Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999, General Insurance Business Nationalization Act 1972, Industrial Dispute Banking and Insurance Companies Act 1948, Marine Insurance Act 1963. Now I am going to tell you about commercial bank other than Nationalized Bank and State Bank of India. First, Reserve Bank of India Act 1934.
Second, securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of Security Interest Act 2002, Bankers Book Evidence Act 1891, Recovery of Debt Due to Banks and Financial Institution Act 1993, Credit Information Companies Regulation Act 2005, Prevention of Money Laundering Act 2002, Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act 1961, Industrial Dispute Banking and Insurance Companies Act 1949, and Information Technology Act 2000. Thank you. चलो अब इसके बाद कौन कौन है? बीवरेज, नॉन अल्कोहलिक और रियल एस्टेट ना. बीवरेज बोल दी क्या वो? अब नॉन अल्कोहलिक है तो इसमें तो छोटा मोटा को नन्ना मुन्ना बच्चा को उठाऊंगा जो बेचारा अल्कोहल से दूर होगा. है? कोई नहीं दिख रहा है ऐसा. नहीं बोलता तो है लेकिन ये अल्कोहल वाला सब दिख रहा है. हैं? चलो यही है. My name is Muskan. Sir, start कर दो. My name is Muskan. My name is Muskan. मैं आपको बेवरेज नॉन अल्कोहलिक के लॉ के बारे में बता रही हूँ. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, द इंस्टिगेटेड एक्ट 1968, एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट 1963, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस एक्ट 1952, एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड्स फूड्स प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट सेस एक्ट 1986, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्किंग एक्ट 1937. थैंक यू. अब कौन कौन बच गया? बस. अच्छा रियल एस्टेट उसने नहीं बोला? अरे बोल देती. अब कौन कौन सा बच गया? अच्छा रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, एविएशन और ह्यूमन. अगले पेज पे क्या है? अच्छा. तो ये तीन ले लेता हूँ ना. कौन है? रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, एविएशन. ये तीन बोलवा लेता. एविएशन वाला तुम बोलोगी तो चलो तुम ही बोलो. अच्छा सिर्फ एविएशन नहीं, तीनों बोलना पड़ेगा. रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल और एविएशन. क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही? क्या हुआ? क्यों? एविएशन से तुमको क्या प्यार है? Hello everyone, my name is Agrima. I am going to tell you about the laws that are applicable in real estate sector. Housing Board Act 1965, Transfer of Property Act 1882, Building and Other Construction Workers, Regulation of Employment and Conditions of Services Act 1996. Now automobile sector. Motor Vehicles Act 1988, the Motor Transport Workers Act 1961, Explosive Act 1884, Petroleum Act 1934, Environment Protection Act 1986, the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974, the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. Now, aviation sector. Aircraft Act 1934, Airports Authority of India Act 1994, Carriage by Air Act 1972, Tokyo Convention Act 1975, Anti-Hijacking Act 1982, Suppression of Unlawful Act Against Safety of Civil Aviation Act 1982, Exports Economic Regulatory Authority of India Act 2008. Thank you. महा घटिया वीडियो बन रहा है यार मेरे से. हैं? वीडियो बन ही नहीं पा रहा ठीक से. हैं? क्या? मेरी बन गई वीडियो? अरे मेरा वीडियो मत बनाओ. अब हाँ बोलो. एविएशन सेक्टर हो गया. और बताओ कौन सा? ह्यूमन हेल्थ सेक्टर और अच्छा सुनो एक काम करो. ह्यूमन हेल्थ सेक्टर आधा अधूरा है तो कैसे होगा? सारे लोग एक बार बोलो. चलो ह्यूमन हेल्थ सेक्टर सारे लोग बोलो.
अरे सिर्फ एक्ट एक्ट नहीं बोलना है, पूरा बोलना है। ऑनलाइन वाले बच्चे घर में चिल्ला चिल्ला के बोलो। चलिए अब सिर्फ लास्ट बचा ना, ये 15, 16, 17 ये ना। अरे क्या म्यूजिक आ रहा है? मेरी वीडियो है भगवान, किसको बोलूं किसको बोलूं किसको बोलूं। चलो एकदम चिल्ला के बोलना तुम। Hello, my name is Pulkit and today I will tell you about the mining of metals ores. First, Mining Act 1952. Second, Minings and Minerals Development Regulation Act 1957. Third, Iron ore minerals, manganese ore mines and chrome ores mine labor welfare cases Act 1976. Iron ore mines, manganese ore mines and chrome ore mines labor welfare fund Act 1976. Second, I will be telling about the edible oils. First, National Oil Seeds and Vegetable Oil Development Board Act 1983. Second, Cotton, Copra and Vegetable Oil Cases Abolition Act 1987. Third, Seeds Act 1966. Fourth, Protection of Plant and Variation Farmers Act 2001. Fifth, Food Safety and Standard Acts 2006. And third, I will be telling about the road transport. First, the Multimodal Transportation of Goods Act 1993. Second, the National Highways Land and Traffic Act 2002. The Carriage by Road Act 2007. Fourth, Road Transport Corporation Act 1950. Fifth, Motor Vehicle Act 1988. Thank you. चलिए हो गया, तो ये चैप्टर हो गया अब KHATAM खत्म।